स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, फायर टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है यहाँ पर सेल। यानी कि हम बात करेंगे सेल के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चैप्टर है हमारा या जो टॉपिक है सेल, अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है। हम पहले भी सेल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस, क्लास 9th में आपने सेल को पढ़ा था और उसमें हमने कोशिश की थी कि आप काफ़ी हद तक सेल को यहाँ पे समझ लें। सेम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन और ज़्यादा एलाबोरेट करके, यानी कि और ज़्यादा डेप्थ में आप यहाँ पर जाएंगे। आप यहाँ पर जो सेल है, सेल को विस्तृत रूप में जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा उसी को आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन और ज़्यादा डीप में। तो आज के सेशन में सेल से रिलेटेड जितनी भी जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उस चीज़ों को आज यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी कि बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं जो नेसेसरी हैं वो आज यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आज डिस्कस करने के बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए सेल के बारे में, जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो हमने कहा यहाँ पे कि जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और एक बार सेल को समझ। अगर बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करें कि जो सेल है, सेल क्या है, तो हम यहाँ पर पढ़ते चले आ रहे हैं सेल के बारे में। हम यहाँ पर सेल के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेल जो है फंक्शनल यूनिट है। तो हमने क्या कहा, सेल क्या है हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट। अब आप इतना समझिए, ये दो वर्ड्स जो हैं ये आपने समझे थे जब आपने सेल चैप्टर को, जब भी कोशिका की जो परिभाषा है, सेल की डेफिनेशन आती है, ये दो टर्म्स हम हमेशा करते हैं और ये आपको हमेशा ही पढ़ने हैं, ये आपको समझनी है। सेल की जो डेफिनेशन है, ये दो टर्म्स बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो कोशिका है वो हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्या आप कहते हैं। और नेक्स्ट हमने का फंक्शनल यूनिट है, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक या कार्यात्मक। ठीक है, थोड़ा सा इन दो टर्म्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या बात की, हमने कहा संरचनात्मक का क्या मतलब हो। संरचनात्मक का मतलब हो कि हमारे बॉडी की जो संरचना है, हमारे जो बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। एक यूनिट की अगर हम बात करें, हमने कहा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक चौक है, चौक जैसे आप ब्लैक, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक चौक है। अब आपसे कहा जाता है कि इस चौक की यूनिट आप कैसे बताएंगे, तो आप चौक को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते रहते हैं। एट लास्ट आप क्या करेंगे, चॉकलेट का पेस्ट बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे, और वो उस पाउडर का सबसे छोटा जो कण होगा जिससे मिलकर के क्या बनी है, चौक बनी, वही उस चौक की क्या होगी, यूनिट। सेम वही बात है यहाँ पे। तो हमने कहा सेम वही बात है यहाँ पे। अगर हम सेल के बारे में बात करें तो हमने कहा कि हमारी बॉडी को अगर देखा जाए, अगर आप एक एक करके यहाँ पर देखें कि हमारी जो बॉडी बनी है वो किन चीज़ों से बनी है, बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। आपने कहा हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम क्लास 11th में आ गए हैं और इसीलिए हमें जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, याद होगा, और उसमें आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे, जैसे डाइजेस्टिव पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, रिस्पिरेशन पढ़ा था, ट्रांस पढ़ा था। ठीक है, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। ये सारे जो सिस्टम होते हैं क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, हमने तब भी बात की थी क्लास 9 जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा, हमने तब भी बात की। ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन से, बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे का मतलब है कि एक ज़्यादा ऑर्गन तो होंगे, ये सारे ऑर्गन मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है,
और क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और डाइजेशन के लिए बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे वो रिस्पॉन्स है। वो सारे ऑर्गन मिल करके, क्या क्या ऑर्गन होते हैं, टंग है, स्टमक है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका लिवर है, आपका पैंक्रियाज है, ये सारे जो पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के वो मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन। तो ये सारे ऑर्गन मिल करके बनाते हैं यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। तो ये अलग अलग अंगों से मिलकर के बने हैं। अब हमने कहा ऑर्गन किस चीज से मिलकर के बने हैं, तो टिश्यू से मिलकर के बने हैं। अगेन आपने क्लास 9th में तो आपका सेकंड चैप्टर पहले आपने सेल पढ़ा है, सेल के बाद आपने क्या पढ़ा है, टिश्यू पढ़ा है। तो हमने कहा कि जो ऑर्गन्स बने हैं वो किन चीजों से मिलकर के बने हैं, टिश्यू से मिलकर। और अब हमने कहा कि टिश्यू किन चीजों से मिलकर के बने हैं, सेल। टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर के बने हैं। तो सेल का ग्रुप होता है वो मिलकर के क्या बनाता है, यहाँ पे टिश्यू बनाता है। क्या बात हुई है, आपने कहा कि जो सेल्स का जो ग्रुप है वो टिश्यू बनाएगा, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप क्या बनाएगा, बॉडी को, पूरी बॉडी को बनाता है यहाँ। अब हमने कहा कि इससे छोटे यूनिट हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इससे छोटे यूनिट हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा यही सबसे क्या है, इकाई हमारे पास है। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पर बोल सकते हैं, वैसे तो आपने सेल चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है, आपके पास जो क्लास 9th में सेल थी, सेल चैप्टर था, उसमें आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इनकेस आता है आप भूल गए हैं कि सेल को भी तो हम और छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने कहा सेल, तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जैसे सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इरेज कर रही हूँ मैं, ठीक है, जैसे सेल में क्या होता है, आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे सेल में हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे सेल में हमने कहा राइबोसोम होते हैं, जैसे सेल गोल्गी अपैरेटस होते हैं। तो हमने कहा हम सेल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर तो सकते हैं, हमने ऐसा क्यों कहा कि सेल सबसे छोटी यूनिट है, क्योंकि सेल भी तो इन सारी चीजों से मिल करके बनी है। ये क्वेश्चन सेम जो क्वेश्चन है वो मैंने क्लास 9th में भी आपसे यहाँ पे बोला था कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली में होता क्या है, हमने कहा सेल जो है, सेल का अपना एक अस्तित्व है, ये पूरी सेल है, और सेल हमने कहा किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो हम आज डिस्कस यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चैप्टर है उसे और अच्छे से समझेंगे, सेल स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझेंगे, ऑर्गेनेलीज को और अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। ये क्या कहा, जो सेल है यहाँ पर, सेल ऑर्गेनेली से बना है, क्या है आपका, अगर इसी को एग्जाम, तो ये आपने का ये जो बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे एंडोकुलम है, जैसे है गोल्गी अपैरेटस, सारे क्या है इसमें सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो सेल का अपना एक अस्तित्व, सेल को हम तभी कहेंगे जब पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। और हमने कहा सेल खुद में क्या है, लिविंग है जी। अगर सेल में सारे पार्ट है, सेल में सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल में न्यूक्लियस है, सेल में साइटोप्लाज्म है, सेल में सेल मेम्ब्रेन है, आउटर जो कवरिंग है वो है, तो हम इसे लिविंग कहेंगे। एक इंडिविजुअल सेल, एक इकलौती सेल का भी क्या होता है अपना, आपने एग्जाम्पल देखे अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो एक ही सेल है, और एक ही सेल क्या है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और वो लिविंग वहाँ पर होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग निकाल दिया है सेल से, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल से अलग निकाल दिया, तो क्या इसका अपना एक अस्तित्व होगा, क्या मैं कहूँगी कि ये एक इंडिविजुअल जो हमारे पास ऑर्गेनली आई है ये लिविंग है, या फिर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को अलग निकाल दिया है, या फिर मैंने गोल्गी अपैरेटस को निकाला, या मैंने राइबोसोम को सेल से बाहर निकाला, क्या इनका खुद का अपना अस्तित्व
ये अगर मैंने इन्हें सेल से निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल गोल्जी अपैरेटस को मैंने कोशिका से बाहर निकाल दिया, क्या गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे लिविंग कहलाएगा? हमने कहा नहीं, क्योंकि बहुत सारी फंक्शनिंग यहाँ पे होगी, इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस जो है, गोल्जी अपैरेटस में आपने कहा कि यहाँ पे सारे जो फंक्शन है वो गोल्जी अपैरेटस नहीं करेगा, ठीक है। जो अलग अलग फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो गोल्जी नहीं करेगा, गोल्जी का जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा, राइबोसोम का फंक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम नहीं करेगा। तो हमने कहा कि जो अगर हम इन सेल ऑर्गेनेलीज को अलग निकाल देते हैं सेल से, इनका अपना अस्तित्व नहीं होता है, हम इन्हें लिविंग नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक गोल्जी अपैरेटस खुद में ही क्या है, एक लिविंग स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं होता है। आपको लिविंग स्ट्रक्चर तभी मिलेगा जब पूरी सेल यहाँ पर आपके पास आएगी, पूरी सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। इसीलिए हमने क्या कहा है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारे जीवन की इकाई क्या है यहाँ पर, कोशिका, क्योंकि कोशिका से छोटे अगर आप पार्ट्स करेंगे, कोशिका को और छोटे पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो वहां पर आपको लिविंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। के बाद अब समझ आए कि क्यों कोशिका सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि जब हमने ऑर्गन सिस्टम को देखा तो ठीक है ये भी क्या है, लिविंग है। जब हमने ऑर्गन्स को देखा तो ये भी लिविंग है। जब हमने टिश्यू को देखा तो ये भी लिविंग है। जब हमने सेल को देखा तो ये भी लिविंग है। लेकिन अगर हमने सेल ऑर्गेनेली को अलग अलग करके देखा तो लिविंग स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके हुए हैं वो सारे बने हैं सेल से मिलकर। ऐसा नहीं है कि कोई एक गोल्जी अपैरेटस था और वो एक जीव के रूप में परिवर्तित। क्लियर इतनी बात? अब आप समझे कि क्यों सेल हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है। पहला टर्म तो ये है। सेकेंड टर्म ये कि फंक्शनल यूनिट भी है ये हमारी। फंक्शनल का मतलब क्या है, हमने कहा जो भी हमारी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, जैसे क्या है, आपने कहा कि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन है, आपने कहा सेल डिवीजन है, यहाँ पर ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो सेल के स्तर पे हुई, कोशिका के स्तर पे हुई। आपने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या है, सेलुलर लेवल पे होता है। आपने कहा रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन में एट लास्ट जो रेस्पिरेशन का रिजल्ट आपको मिलता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में मिलता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, सेल में होगा। आपने कहा जब भी वृद्धि की बात आती है तो सेल डिवीजन होगा, जब सेल क्या होंगे यहाँ पे, डिवाइड। तो फंक्शनल का मतलब है कि जो भी कार्य हमारी बॉडी में होते हैं, जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो क्या है, सेलुलर लेवल के हैं। इतनी बातें क्लियर है, इतना इनफ है आपको जो चीजें हैं वो रिकॉल कराने के लिए। अब कुछ टर्म पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमने कहा स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। आपने कहा कोशिका की जो स्टडी, आप सेल के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, सेल के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के कंपोजिशन के बारे में, किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, इन सभी की जो स्टडी है वो साइटोलॉजी है। जैसे कि लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी होता है, प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो बॉटनी होता है, जीवों के बारे में बात कर रहे हैं तो जूलॉजी होता है, सेल के बारे में बात कर रहे हैं साइटोलॉजी। अब ये टर्म आप याद ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपके पास सिर्फ यही सेंटेंस आ जाते हैं, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, बैक्टीरिया, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। आपने कहा एक कोशिकीय जीव, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है और बैक्टीरिया, ये जीवन के जितनी भी जो नेसेसरी जो प्रोसेस होती हैं, जो बेसिक प्रोसेस होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक ही कोशिका सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि आपने बोला यहाँ पे न्यूट्रिशन, जो पोषण होता है वो एक ही सेल में यहाँ पर होता है, होगा। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ठीक है, जैसे कि पोषण हो गया है, न्यूट्रिशन में सारी चीजें आ जाती हैं, डाइजेशन आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है। क्या बोला हमने कि न्यूट्रिशन में दोनों चीजें आ जाती हैं, डाइजेशन भी आएगा, एक्सक्रीशन भी आएगा, एक्सक्रीशन भी आएगा यानी उत्सर्जन भी आता है और पाचन भी आता है। फिर आपने कहा कि यहाँ पर क्या आता है, जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी आएगा। आपने कहा यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, एक ही सेल में रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे क्या होगी, परफॉर्म होगी। तो एक ही सेल जो नेसेसरी जो चीजें हैं किसी भी जीव के लिए वो क्या करती है, यहाँ पे परफॉर्म करती है। क्लियर है इतना?
यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस हैविंग अ डिवीजन ऑफ लेबर। आपने कहा जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं। जैसे कि आपने कहा यहाँ एक ही सेल डाइजेशन कर रही है, यहाँ पे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से होगा। आपने कहा एक ही सेल के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से होगा। आपने कहा यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग से होगा। आपने कहा रेस्पिरेशन उसी सेल में हो रहा है, आपने कहा रेस्पिरेटरी अलग से होगा। तो क्या होता है कि एक सेल वो सारे काम परफॉर्म कर रही है यहाँ पर, जो जीवन के लिए क्या है आवश्यक। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो सेल है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। आपने कहा एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट शो द डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। ध्यान रखिए लाइफ सेल पे ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें वही हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं, ये हम नए चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप 2 साल पीछे जो आप पढ़ चुके हैं वो आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। क्लास 9th में आपने चैप्टर पढ़ा है, क्लास 11th में आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारी बेसिक्स हैं, हम जल्दी से क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। आपने कहा जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक है उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को ऑब्जर्व किया। तो ध्यान रखिए कौन सी सेल, लाइव सेल, यानी कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ध्यान देखिए उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी। फिर आपने कहा मैथियास शेल्डन एंड थियोफोर श्वान proposed the cell theory which has later modified by a Rudolf Virchow। अब ये क्या चीजें हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक टेबल। सेम टेबल हमने क्लास 9th में भी डिस्कस की है, सेम टेबल आपको यहाँ पे भी दे जा रही है कि ये क्या है इम्पोर्टेंट। आपके यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप अगर आगे मेडिकल की तैयारी करते हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं मेडिकल से रिलेटेड, या जो कुछ और भी आप एग्जाम्स देते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं भी है, भी ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोशिका की खोज किसने की, जैसे सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, जैसे न्यूक्लियस की खोज किसने की, जैसे साइटोप्लाज्म की खोज किसने की, जैसे सेल थ्योरी किसने दी है। तो ये आपके जनरल साइंस में भी आते हैं और आपके साइंस। एक बार यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग देखेंगे, पहला जो कॉलम आपका है यहाँ उसमें आपको साइंस नाम दिए गए हैं, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कब डिस्कवरी की गई है, और थर्ड जो कॉलम है क्या डिस्कवर किया गया है, यहाँ पर इसी का जो ट्रांस। अब देखिए सबसे पहले हम पहले जो साइंटिस्ट आता है वो है रॉबर्ट हुक, और टाइमिंग देखिए इन्होंने क्या यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सेल इन हॉट फ्लाई। हॉट फ्लाइज में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगी कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो पेड़ की छाल होती है, आपने देखी है पेड़ की छाल। अब पेड़ की छाल कैसी होती है, डेड होती है। जब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने ध्यान, तब हमने बात की थी वहाँ पर कि डेड टिश्यू डेड सेल्स क्या होती हैं। तो जो पेड़ की छाल होती है वो कैसी होती है, डेड सेल्स उनमें। तो जब रॉबर्ट हुक ने देखा वो जो कॉर्क स्लाइस था उसे जब यहाँ पर उन्होंने नोटिस किया माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के आकार के क्या दिखे, रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, क्या दिखे उन्हें, रूम लाइक स्ट्रक्चर। जो वो जो रूम्स थे उन्होंने कहा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये छोटे छोटे अपार्टमेंट से बना हुआ, और इसी अपार्टमेंट को कोशिका नाम दिया। ध्यान देखिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी, लिविंग नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड ल्यूवेनहॉक। 1674 की बात है, यानी कि 1674 की बात है, यानी कि लगभग यहाँ पर 9 साल बाद ल्यूवेनहॉक आए, और उन्होंने क्या देखा, फाउंड द प्रेजेंस लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति देखी। अब इन्होंने क्या किया कि जो तालाब का पानी था, तालाब के पानी को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो इन्हें लिविंग सेल्स यहाँ पे दिखाई दी। यानी कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले लिविंग सेल या जीवित कोशिका की खोज
गिवन। टाइम आपको देखना है और दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको देखने, कंफ्यूज नहीं। अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन पे, जो कि आप अभी आपने कुछ रॉबर्ट ब्राउन के बारे में आपने कहा। रॉबर्ट ब्राउन 1831 की बात है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने क्या यहाँ पे देखा, रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने कोशिका की खोज तो पहले हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने जब कोशिका को यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कोशिका में न्यूक्लियस की यहाँ पे उपस्थिति देखी। उन्होंने यहाँ क्या नोटिस किया है, न्यूक्लियस को किया है, यानी कि कोशिका को किया। तो कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। कंफ्यूज नहीं करना है, रॉबर्ट हुक ने सेल दिया है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया है, न्यूक्लियस दिया है, ठीक है। 1831 की बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पुरकेंजे, 1839 की बात है। इन्होंने एक टर्म इन्वेंट किया है, प्रोटोप्लाज्म, व्हिच इज द लिक्विड प्रेजेंट इन अ सेल। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द का आविष्कार किया है, जो एक कोशिका में मौजूद है। अब आपको ध्यान होगा, प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है उसको भी हमने डिस्कस किया था, क्या मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म का, ये आपके लिए होमवर्क में है। प्रोटोप्लाज्म शब्द क्या होता है, क्योंकि एक शब्द साइटोप्लाज्म भी आता है और एक शब्द हमारे पास प्रोटोप्लाज्म आया है। तो क्या प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग है या सेम है, ये आपको घर से पढ़ करके लेके आना है। आगे बढ़ते हैं, शेल्डन एंड श्वान, जो अभी कुछ देर पहले ये नाम आपने पढ़े हैं। 1838 और 1839 की बात है। इन्होंने क्या देखा है, प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत में जो फोकस किया गया है वो ये है, सभी जो जीवित जीव हैं या जो वो कोशिकाओं से मिलकर के बने। तो आप कहेंगे दोनों साइंटिस्ट ने क्या एक ही बात की थी, दोनों साइंटिस्ट ने एक बात की थी, लेकिन अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं या अलग अलग जो जीव हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वर्च्यू, 1855 की बात है। सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। इन्होंने कहा कि जो नई सेल बन रही है वो कहाँ से बन रही है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, यानी कि जो पहले से मौजूद सेल है। सेल थ्योरी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल थ्योरी में शेल्डन और स्वान के कहने में क्या डिफरेंस, दोनों का नाम क्यों यहाँ पे लिया गया है। वर्च्यू ने एक और सेंटेंस ऐड किया सेल थ्योरी में। एक बार डिस्कवरी आप सब लोग देख, आपको करना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको फिर से ये टेबल पे बताई गई। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में। पहले शेल्डन एंड स्वान की बात करें। शेल्डन ने बात की थी यहाँ पे बॉटनी के एस्पेक्ट में, यानी कि प्लांट्स के एस्पेक्ट में, और शेल्डन ने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पर वो बने होते हैं सेल से, यानी कि कोशिका से मिलकर। अगर स्वान की बात करें तो स्वान ने बात की थी एनिमल के एस्पेक्ट में, कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे मिल करके बने हैं, कोशिका से मिलकर के। तो बेसिकली ये बॉटनिस्ट हैं और ये क्या है, जूलॉजिस्ट हैं। अब थोड़ा सा इन्होंने सेल थ्योरी जो दी थी, क्या बात हमने की, आपने कहा मेथियार, शेल्डन एंड थियोडोर स्वान 1938 की बात है, प्रपोज्ड द सेल थ्योरी विच वाज लेटर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्च्यू। बाद में रुडोल्फ वर्च्यू ने इन्हें मॉडिफाई किया, या ये कह सकते हैं कि इनमें एक सेल थ्योरी में एक पॉइंट अपना। तो यहाँ पर सेल थ्योरी में क्या बोला गया था, आपने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जितने भी जीवित जीव हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं, ठीक है, कोशिका से मिलकर के बने हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये जो टर्म है ये बाद में किसने ऐड किया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने यहाँ पर किया। एक और टर्म इन्होंने यहाँ, एक और लाइन यहाँ पर हम जोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। एक और लाइन सेल थ्योरी में क्या, यहाँ पे आप 3 पॉइंट देखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हमने कहा कि कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है या क्रियात्मक इकाई। ये 3 पॉइंट हमारे पास क्या आते हैं, सेल थ्योरी में आते हैं। और ये जो सेंटेंस ये किसने दिया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी में क्या स्टेटमेंट, सेल के लिए अपना क्या स्टेटमेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल के शेप की अगर हम बात करें तो थ्योरी पे ना जाके सीधे हम डायग्राम पे जाते हैं। हमने कहा सेल क्या एक शेप, तो आप पढ़ चुके हैं कि सेल डिफरेंट शेप की होती हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास हमारी ब्लड सेल्स आती हैं, हमारे पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हमारी होती हैं। तो जो सेल्स हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी है या आरबीसी है, क्या दोनों का शेप
सेम है, तो नहीं है, दोनों का शेप नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो WBC है, WBC आपने कहा मोनोसाइट है, बेसोफिल, एओसिनोफिल है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, ये सारे किसके पार्ट हैं WBC के? WBC को देखिए, आपने कहा क्या WBC और RBC, RBC को देखिए, RBC और WBC में डिफरेंस है, आपने डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास प्लेटलेट्स आते हैं, आपने कहा WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों के शेप में, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस, आपने कहा यस, इनमें डिफरेंस, ठीक है, ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट हमारी बॉडी की ही सेल्स आती हैं, वो है मसल सेल्स, मांसपेशी होती हैं। आपने टिश्यू चैप्टर जब पढ़ा था तो आपने मसल्स के बारे में बात की, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर आपकी 3 अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं और तीनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप शेप यहाँ पर देखेंगे तो तीनों का अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और इमेज हमारे पास आती है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर एनिमल सेल की एक सेल है, एनिमल बॉडी की एक सेल है यहाँ पे, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और लास्ट जो इमेज है उसमें मल्टीपल सेल्स आपको दिखाई गई हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जैसे कि आपने कहा गार्ड सेल्स है, RBC है, मसल सेल्स है, नर्व सेल है, पैरामीशियम है और डायटम्स है। आपने कहा डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज की आपको सेल्स मिलती हैं यहाँ पे। इनका सिर्फ शेप और साइज ही अलग नहीं होता है, बल्कि इनके फंक्शन भी अलग होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम RBC ब्लड सेल्स को देखें तो आपने कहा WBC का फंक्शन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अगर हम RBC की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो आपने कहा ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम मसल सेल्स को देखेंगे तो हमने कहा तीनों का काम वैसे तो मूवमेंट है, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जो भी गति हो रही है वो क्या है, इन तीनों जो यहाँ पे मसल सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन मूवमेंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक मूवमेंट मेरी बॉडी में हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी चल रही हूँ। एक मूवमेंट मेरी बॉडी में हो रहा है कि मेरा हार्ट बीट कर रहा है, जो धक धक की आवाज आपको आ रही है वो भी एक मूवमेंट मेरी बॉडी में हो रहा है। तो आपने कहा दोनों मूवमेंट में डिफरेंस है और अलग अलग जो मूवमेंट है वो अलग अलग सेल्स यहाँ पे। एक सेल हमारे पास आई है जिसे हम न्यूरॉन कह रहे हैं, हमने कहा इसका जो फंक्शन है, इसका साइज और इसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है। हमने कहा इसका जो फंक्शन है क्या है, यहाँ पर मैसेजेस को कन्वे करना यहाँ, ठीक है। तो शेप हमने डिफरेंट यहाँ पर पढ़े हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेल है, सेल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, तो आपने कहा सबसे पहले देखिए सेल की डेफिनेशन है, सेल से रिलेटेड जो भी डिस्कवरीज यहाँ पर आती हैं, ठीक है। आपने कहा कि सेल के शेप के बारे में बात करेंगे, सेल में कितनी ऑर्गेनेलीज हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में डिफरेंस ये भी आपको पता, ठीक है, हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बेसिक चीजें हैं, आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पढ़ चुके हैं, आप सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ चुके हैं, अब आप और ज्यादा डिटेल में उन्हें पढ़ें। और सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, या फिर आपने कहा कि अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक एक करके डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा सबसे पहले हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ पर सेल, 3 टाइप के सेल की बात हम करेंगे, यूकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल। यूकैरियोट में आप एनिमल सेल को और यहाँ पे प्लांट सेल दोनों को देखेंगे, और प्रोकैरियोट में आप बैक्टीरियल सेल को यहाँ एक बार आप लोग घर से पढ़ करके देख आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने